आप मिसाइल से लेके, स्मॉल आर्म्स से लेके, एमुनिशन से लेके, काउंटर ड्रोन मेजर्स से लेके ड्रोन इंडस्ट्री आप देख लो, हर एक चीज में कहीं ना कहीं इजराइल का योगदान है। इसलिए सभा का बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया के साथ अभी ब्रह्मोस की भी डील हुई है। इनको बोला गया है आतंकवादियों को कि आप बीच बीच में आपने फायर खोल देना है ताकि उसको इंगेज करने की बदौलत ये पब्लिक के ऊपर फायर खोल दे। चीन का मुद्दा ये है कि हर एक मुल्क के साथ कुछ ना कुछ आप अपना डिस्प्यूट बरकरार रखो ताकि आप अपनी सुपीरियोरिटी प्रोजेक्ट कर रहे हो। देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये तय करेगा कि चाइना को या तो इस पे फायदा होगा या नुकसान। नमस्कार, रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अफ्तार पांडे। दुनिया भर में पीस डील कराने वाला पाकिस्तान अपने ही घर में शांति नहीं ला पा रहा। पीओके में विरोध जारी है। नई खबर के अनुसार पाकिस्तान फौज ने बड़ी संख्या में वहां सैनिक भेजे हैं ताकि जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको दबाया जा सके। इसके साथ ही ये खबर भी आ रही है कि लीबिया में पीस डील कराने जो पाकिस्तान गया था उसके पीछे असली वजह कुछ और थी। क्या थी असली वजह और क्यों पाकिस्तान कह रहा था कि लीबिया में वो शांति कराएगा, आज रण क्षेत्र में हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इन सभी पहलुओं को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम। जय हिंद सर, मेरा सबसे पहला सवाल पीओके से ही है कि पीओके में जो अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो अभी लगातार बढ़ता जा रहा है। वो इस स्तर तक पहुंच गया है कि पाकिस्तान सरकार को एडिशनल ट्रूप्स पीओके में भेजनी पड़ रही है। अभी क्या स्थिति है वहां पे, और दुनिया भर में शांति की बात करने वाला या यूं का पीस डील कराने वाला पाकिस्तान अपने ही घर में शांति नहीं करा पा रहा। देखिए, अब तो जो इनके मौलाना है फजलुर रहमान, वो खुद अब ओपनली पब्लिक को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट का कोई महत्व नहीं बचा, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई वजूद नहीं है। और अब उन्होंने आवाम को बोला है कि अब वो बाहर अपने घरों से निकले, आवाज उठाएं, अपने हक की आवाज के लिए बोलें। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए अभी स्थिति में नहीं है, चाहे वो कोई क्रिटिकल इकोनॉमिक रिलेटेड डिसीजन हो, मिलिट्री डिसीजन हो, है ना, या फिर कोई फॉरेन पॉलिसी हो। तो किसी में भी अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल डायस्पोरा का कोई मतलब नहीं रहा। तो वहां के अवाम को भी ये बात पता लग चुकी है, वहां के मौलवी भी अब ये बातें कर रहे हैं खुले में। तो देखिए, ये एक आखिरी संकेत था। जब मौलाना और मौलवी जितने भी हैं ये जब सरकार के खिलाफ हो जाए तो आप समझ लें कि ये एक बगावत की गुहार है। और इससे और भी ज्यादा मतलब सिक्योरिटी इशू होगा, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, अभी फिर सरकार का क्रैकडाउन बढ़ेगा इनके ऊपर, ठीक है। टेम्पररी कुछ दिनों के लिए शांति रहेगी, फिर से दोबारा रैली होंगे, प्रोटेस्ट होता रहेगा। तो ये एक किस्म से एक क्या कहते हैं, एक स्पाइरल में जा रहा है जिसमें ये रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा मतलब आक्रोश है लोगों में। देखिए, सबसे मुद्दे की बात, जब सरकार की कोई भी पॉलिसी या डिसीजन हमारे घर की रोटी को इफेक्ट करे तब सबको तकलीफ होती है कि हम 2 वक्त की रोटी भी चैन से नहीं खा पा रहे। तो जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन की वजह से फिर बिजली के बिल इनके बढ़ गए, ठीक है, और फिर इनके गेहूं के प्राइस बढ़ गए हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज की जो कंपनियां थी पाकिस्तान में वो जा चुकी हैं काफी ज्यादा, ठीक है। गवर्नेंस में इनको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे बलूचिस्तान ले लो, केपीके ले लो, है ना, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर ले लो। फिर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है किसी पॉलिटिशियन की। सब अपने घरों में बैठे, ना शहबाज शरीफ कोई स्टेटमेंट देते हैं जो जनता की हक में हो, ना ही पाकिस्तान की मिलिट्री जनता के हक में कोई बात बोल रही है। उल्टा वो अपने सिपाही पीओजीबी में ज्यादा भेज रहे हैं,
क्योंकि आजाद कश्मीर जो ये सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो कहलाता है, ये पाकिस्तान के लिए इमीडिएट थ्रेट है। ठीक है। बलूचिस्तान को तो वो डिले भी कर सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान से उन्होंने ही सिर्फ डील करना है। पर यहाँ पे अगर पीओजेके की आवाम अगर भारत के साथ शामिल हो गई या फिर बगावत पे आ गई, तो इमीडिएट जो सटा हुआ जो मुल्क है वो हिंदुस्तान है। तो इमीडिएट थ्रेट उसके वेस्टर्न फ्रंट पे, पहली चीज तो उसका वेस्टर्न फ्रंट का नक्शा बदल जाएगा। और जब नक्शा सही बात। बदलेगा और जब इंडिया की फौज ने फैसला किया अंदर जाने का, तो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम आएगी पाकिस्तान आर्मी को। तो इसकी वजह से ये अब जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के जितने भी दस्ते हैं, इनको ये प्रोटेस्टर्स के बीच में सिविल कपड़ों में भेज रहे हैं। और इनको बोला गया है आतंकवादियों को कि आप बीच बीच में आपने फायर खोल देना है, ताकि उसको एंगेज करने की बदौलत ये पब्लिक के ऊपर फायर खोल दे। सही और बात है, और इसकी अपने कुछ एक्शन को वीडियोस भी जस्टिफाई आई कर है। सकें। हाँ, तो इसकी वीडियोस भी आई हैं कि जो वहां के लोकल आतंकी तंजीमें हैं, जो इनके मरकज हैं फौज के साथ और रेंजर्स के साथ जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं, उसमें बकायदा दिखाया जा रहा है कि ठीक। ड्रोन से इमेज ली है कि वो आगे देख रहे हैं जहां पे भीड़ नहीं है, उधर रोड साइड पे जाके बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं, फिर खुद ही बॉम्ब को डेटोनेट कर रहे हैं और फिर खुद ही फायर खोल रहे हैं कि भाई इनके ऊपर धमाका हुआ है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपने बचाव में है ना एक्सेसिव फोर्स यूज कर रही है। ठीक है, और इनको अब क्रिटिसाइज करने के लिए भी कोई नहीं बचा। ना कोई अखबार इनके खिलाफ बोल, ना कोई जर्नलिस्ट ऑन ग्राउंड है। जर्नलिस्ट अपना ये कराची और इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में ये पार्टियां दे रहे हैं, यहाँ की पाकिस्तान मिलिट्री इनके साथ लाइजन बना रही है। और जो ऑन ग्राउंड बात जो कवर करनी है, और जो जिस बात को लेके क्रिटिसिज्म करना है और जस्टिस लाना है लोगों के लिए, उसके लिए पाकिस्तान की मीडिया को बिल्कुल ही बंद कर दिया है। उसको मतलब उसे भुला ही दिया है, जो लालच दिया है इन्होंने पैसे का, और जिस तरीके से ताल्लुकात इनके बन गए हैं अब हैंड इन ग्लव। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम की कोई भी डिमांड, कोई भी कंसेशन मांगने वाली चीजें या फिर कोई स्ट्रेटेजिक बात जो पब्लिक आगे रखे, ये आगे उभर के नहीं इसे छापेंगे, ना ये किसी को बताने वाले हैं। इट इज आप समझे कि एक जेनोसाइड होगा, जिसमें कि जो एक्चुअल फोर्सेस हैं, जैसे कि मीडिया, जिसने दुनिया को ये दर्शाना है कि आंखों पे उन्होंने पट्टा बांध दिया है, उनको नहीं पता लगेगा। जो फोर्सेस हैं इनकी ज्यादा से ज्यादा अब बलूचिस्तान से फोकस पीओजेके पे है, क्योंकि इमीडिएट खतरा पीओजेके के गिरने के बाद इन्हें हिंदुस्तान से होगा। तो इन सारी ठीक। चीजों बहुत अफरा तफरी मची हुई है पाकिस्तान के अंदर। ठीक बात है सर। एक पिछले साल एक 2025 में एक डील हुई थी लीबिया और पाकिस्तान के बीच में वेपन को लेकर। उस समय ये बात भी आ रही थी कि पाकिस्तान जो है लीबिया में जाके पीस करवाएगा, क्योंकि वहां पे कई फैक्शन हो गए हैं जिसको पीस करवाएगा। अब उस पे एक खबर आ रही है कि वो जो डील या पीस करवाने जा रहे थे, दरअसल ये पीस करवाने नहीं जा रहे थे, ये चाइनीज वेपन के लिए मार्केट क्रिएट करने जा रहे थे। तो ये पूरा क्या माजरा है? देखिए, हमें एक चीज समझनी है कि आज की तारीख में, जैसे अगर हम देखें, तो सबसे आसान तरीका एक मुल्क को पैसे कमाने का है कि वो अपने वेपन की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तकड़ा बनाए। जैसे अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसमें सिर्फ उससे प्रोडक्ट देना है और 10 गुना पैसे अंदर लाने हैं। तो जो आर्म्स की जो एक्सपोर्ट का जो ये बिजनेस है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप तय करता है मुल्कों के बीच। जैसे हमने राफेल की इतनी बड़ी तादाद में ली है, तो जायज सी बात है कि अब हम फ्रांस के ऊपर बहुत लंबे दौर के लिए हम इसकी सप्लाई के लिए निर्भर रहेंगे। राफेल इसकी ट्रेनिंग को लेकर निर्भर रहेंगे, इसका मेंटेनेंस हो गया, स्पेयर पार्ट हो गए, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, टेक्निकल असिस्टेंस हो गया, फ्यूचर अपग्रेड जो होने वाले हैं। तो हमारा एक पक्के तौर पे लॉन्ग रन एक रिश्ता बना रहेगा फ्रांस के साथ। क्यों? क्योंकि ये इक्विपमेंट हमने उनसे लिया है। तो ऐसे ही लिबिया के लिए एक लंबे दौर का रिश्ता बरकरार करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए,
JF-17 थंडर का एक एग्जाम्पल है कि जो पाकिस्तान लॉबी कर रहा है कि आप ये ओके। JF-17 खरीदें, और ताकि चाइना फिर इनकी जमीन में, मतलब इनके मुल्क में आए, लिबिया में, और ये एयरक्राफ्ट्स के बहाने फिर और भी ट्रेड की बातें हो, टेक्नोलॉजी के बारे में वार्तालाप हो, सप्लाई चेन्स न्यू न्यू स्टैब्लिश होंगी, फिर हवाई जहाज के बहाने कोई नेवी के प्लेटफॉर्म्स ऑफर कर देंगे, कोई एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर कर देंगे, अनमैन्ड सिस्टम ऑफर कर देंगे। तो बेसिकली एक इनिशिएशन पॉइंट चाहिए कि कहीं पे शुरुआत हो जाए, और फिर चाइनीज टेक्नोलॉजी की पूरी सप्लाई चेन और इंडस्ट्री को फायदा पहुंचे। इससे क्या होगा सही कि बात है। पाकिस्तान को एक किस्म से लीवरेज मिलेगा, और जैसे कि उसे पैसे पैसे चाहिए होते हैं पाकिस्तान को, तो वो हम्म। इस डील से कुछ ना कुछ परसेंटेज के तौर पे वो कुछ ना कुछ चाइना से हासिल करेगा या उसे मांगेगा। इसलिए हम्म। पाकिस्तान आज की तारीख में इंडिपेंडेंटली कह दें, जॉइंटली कह दें, इनका इनका हिस्सेदारी है JF-17 के प्रोडक्शन में। जॉइंट ठीक बात इन्होंने है। हम्म। प्रोडक्शन किया है पाकिस्तान और चाइना ने। तो जाहिर सी हम्म। बात है कि कहीं जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, अगर ये हम्म। प्रोग्राम या एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम सेलेक्ट हो गया किसी भी मुल्क में, तो हम्म। पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली फायदा होगा और चाइना को भी होगा। और धीरे धीरे फिर इनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसमें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बढ़ोतरी हो जाएगी, एक एक सप्लाई चेन बरकरार हो जाएगी। तो देखिए, ये पाकिस्तान अपने फायदे के लिए भी कर रहा है, और चीन के प्रति उसको बहुत ज्यादा कर्जा भी चुकाना है। तो ये एक तरीका है जिससे वो अपना एक कर्जा चुकाने के लिए या फिर अपनी एक अच्छी रिलेशन मेंटेन करने के लिए लीबिया के साथ ये डील कर रहा है, ताकि चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। ठीक बात है ठीक है। सर। सर, चाइना पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज कर रहा है अपने वेपन को दूसरे मार्केट्स में ले जाने के लिए, दूसरे अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। खुद पाकिस्तान कितना डिपेंडेंट है चाइना पर अपनी मिलिट्री की ग्रोथ के लिए, अपनी मिलिट्री में वेपन्स को यूज करने के लिए? देखिए, चाइना पे काफी हद तक निर्भर है, जैसे कि इनके सारे फाइटर एयरक्राफ्ट चाइनीज है। अभी हम्म। Z-10 हेलीकॉप्टर आया है, वो भी चाइना का एक अटैक हेलीकॉप्टर इन्होंने लिए, क्योंकि यूएस ने इनको अपाचे और कोबरा गनशिप्स बेचने से मना कर दिया। F-16 के जी। स्पेयर पार्ट्स भी देने से काफी काफी रिस्ट्रिक्शंस लगी है। पर इस हम्म। पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते कि कब ये बहाल हो जाए सब कुछ। पर फिलहाल हम्म। इतना है कि अ, अमेरिका ने कुछ शर्तें रखी होंगी, जिसकी बदौलत पाकिस्तान उसका साथ दे रहा है ताकि उसका मतलब निकले। पर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जिस तरीके से इनके JF-17 थंडर गिरे, और हम्म। जैसे इनके हवाई जहाज और C-130s हमने नष्ट नाबूद किए, तो इनको रियलाइजेशन हुआ है कि इनके एयर डिफेंस इक्विपमेंट जीरो है, जो इनको बचा नहीं सकता। जो तो चाइना से इन्हें मिले। और हाँ, तो इसलिए उसने, आसिम मुनीर ने अमेरिका की तरफ भी रुख किया है। क्योंकि हम्म। देखिए, सारी गल्फ कंट्रीज आज हम देख रहे हैं, सबके पास अमेरिकन इक्विपमेंट ही है। तो हम्म। पाकिस्तान इकलौता है जो चाइनीज इक्विपमेंट पे अब निर्भर हो रहा है, क्योंकि उसके रिलेशन काफी हद तक यूएस के साथ एक ऑल टाइम डाउन चल रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से उसने उसामा बिन लादेन को पनाह दी, जिस तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ, तालिबान को खबर फीड करके हकानी नेटवर्क के थ्रू आईएसआई ने, हम्म। तो ये सारी चीजें मन में रखते हुए तो अमरीकी अमरीकी आवाम में भी, जो सरकार है उस पर भी बहुत आक्रोश है पाकिस्तान को लेके, खासकर भरोसे वाली बात को लेके। ठीक हम्म। है। और ये जो अभी पाकिस्तान कर रहा है, ये जो ट्रेड और डिफेंस डील और है ना गल्फ कंट्रीज, तो ये एक बिजनेस डेवलपमेंट के लिए है कि आप इनिशियल सेल करवा दो, फिर हम्म। उसके बहाने ट्रेडिंग पे भी निर्भर हो जाएगा वो मुल्क, फिर स्पेयर हम्म। पार्ट्स की लाइन लग जाएगी कि आप स्पेयर्स देते रहो, फिर मेंटेनेंस के लिए भी पैसे देते रहो, फिर अपग्रेड्स के लिए भी पैसे देते रहो। तो लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, बेसिकली एक चुंगल में फंसाने वाली बात है। तो देखें, चाइना हर एक मुल्क को अगर अप्रोच करे भी, तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना गल्फ कंट्री में पाकिस्तान अपनी गल्फ कंट्रीज को अप्रोच करे। लैंग्वेज ओके। बैरियर नहीं है, हम्म। थिंकिंग अलाइक है,
ऊपर से पाकिस्तान को देखा जाए तो ये एक इकलौता मुसलमान एक न्यूक्लियर वेपनाइज्ड मुल्क है, तो शायद कोई तवज्जो दे दे पाकिस्तान को और इनकी बात मान ले, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है। एंड ऊपर से देखें, जैसे ही चाइना अभी ताकतवर होता जा रहा है, वो अपना ग्लोबल आर्म्स मार्केट जैसे अफ्रीका में तो फैला ही रहा है। ठीक है। तो ये भी एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जहां पे कि बहुत ज्यादा फाइनेंसिंग, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन या इकोनॉमी का जो बजट है उसको लेके अलॉटमेंट्स हो रही हैं, डिफेंस बैकग्राउंड को लेके। तो बायर को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि कॉम्बैट का रिस्क और परफॉर्मेंस की, भाई उसके मुल्क में युद्ध होगा, अगर नहीं होगा तो वो क्यों खरीदे, और खरीदना है तो जी। उसका परफॉर्मेंस क्या इक्विपमेंट का है ना, इंटरपेरोबिलिटी है, लॉजिस्टिक्स के लिए आसान है या नहीं, है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी उस सामान को पहुंचाना, है ना, फिर सैंक्शंस तो नहीं लग जाएंगे, इसके लिए भी वो दो बार सोचेंगे कि भाई चाइना से खरीदे तो अमेरिका सैंक्शन ना लगा दे, है ना। तो और ठीक भी बात। है, फिर लाइफ साइकिल सपोर्ट होता है इक्विपमेंट का। तो ये और जैसे रिसेंट अभी ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो मतलब अफ्रीका में भी कॉन्फ्लिक्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, जिस तरीके से अफ्रीका का पास्ट रहा है। तो उस दौरान क्या ये अपनी तैयारी करके बैठे हैं, और अगर तैयारी करके बैठे हैं तो प्रोक्योरमेंट कितनी करनी है, कितने लाखों डॉलर या कितना बजटिंग होगा, है ना, उनके पास इतनी आर्मी है भी। ऊपर से देखिए इस कंपटीशन में चाइना भी है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज है, रशिया भी है, टर्की भी आ गया इसमें अब ड्रोन्स को लेके। अलग अलग मैन्युफैक्चरर हैं अलग अलग मुल्कों के। तो यूरोपियन यूनियन बेचने में अमेरिका तो वैसे ही बेचने के लिए ऑफर करता रहता है। ठीक है, रशिया ठीक भी बात है। लाइन में है, चाइना भी लाइन में है, अब इंडिया भी है। मतलब इंडिया के हम्म। भी डिफेंस एक्सपोर्ट काफी बढ़ चुके हैं 2017 से लेके अभी तक। तो हम्म। मतलब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिजनेस है, और ठीक ये बात है सर। एक डिप्लोमेटिक आपका इन्फ्लुएंस करती है, आपकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी को डिक्टेट करता है ना। फिर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप कैसे अच्छी रहती है, जैसे इसराइल और इंडिया है, और आज की तारीख में ये इतनी अटूट पार्टनरशिप बन चुकी है कि आप मिसाइल से लेके, स्मॉल आर्म्स से लेके, एमुनिशन से लेके, काउंटर ड्रोन मेजर्स से लेके, ड्रोन इंडस्ट्री आप देख लो, हर एक चीज में कहीं ना कहीं इसराइल का योगदान है। ठीक तो बात है ऐसे सर। ही पाकिस्तान भी अपना नेटवर्क फैलाएगा हम्म। अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, और ये बेचेगा चाइना और पाकिस्तान के जो जॉइंटली प्रोड्यूस्ड जो वेपन्स और इक्विपमेंट है उसको, ताकि पाकिस्तान को भी पैसे का फायदा होता रहे और परसेंटेज ऑफ शेयर भी मिलता रहे, और चाइना की बिजनेस भी उभर के आगे बढ़े। तो ये ठीक बात। पाकिस्तान का मेनली ये माइंडसेट है उसका। हम्म। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले इंडोनेशिया गए थे और इस दौरे के दौरान बहुत सी डील हुई, लेकिन एक डील बहुत ही चर्चा में रही, वो है आइलैंड पे जो सबांग आइलैंड है वहां पर पोर्ट बनाने की, जो जॉइंटली पोर्ट बनाने की बात हुई। ये काफी चर्चा में रही मीडिया में। कितना महत्वपूर्ण है ये आइलैंड, और ये जो जॉइंटली पोर्ट डेवलप करने की बात है, कितना इम्पोर्टेंट है इंडोनेशिया के लिए और भारत के लिए भी? देखिए, मेन मुद्दा इंडिया का ये है कि जो मलाका स्ट्रेट है, हम्म। मलाका स्ट्रेट में कोई भी आवाजाही होगी, और ये हम्म। चोक पॉइंट है, इसमें अगर चाइना की मूवमेंट को कंट्रोल कर लिया, मतलब आपने पूरा ही चाइना का जो 7 पर्ल्स है, आप हम्म। उसे बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए हम्म। सबांग आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया के साथ अभी ब्रह्मोस की भी डील हुई है। तो हम्म। मुझे लगता है कि फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ऐसा मुल्क है जिसको अभी ब्रह्मोस अभी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए, हम्म। जब दोबारा बोल रहा हूं, जब हम इतना इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम देते हैं किसी मुल्क को, तो जी। वो 101% पूरे भरोसे पे देते हैं कि वो मुल्क हमारे दुश्मन मुल्क के साथ हाथ ना मिला ले। तो जायज हम्म। सी बात है कि इंडोनेशिया और चाइना के रिश्ते इतने अच्छे नहीं है। वो इंडोनेशिया की भी
शिपिंग इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहा है चाइना, और जो फिशिंग वाले जो इनकी जो ग्राउंड्स हैं, जो एरियाज हैं ओशन में, उसको इन्वेड कर इलीगल फिशिंग बोट्स को भेज के। सिमिलरली चाइना की कोस्ट गार्ड ने भी इंडोनेशिया की कोस्ट गार्ड और नेवी को तंग करके रखा है। उनके एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को लेके वो अपने एयरक्राफ्ट तुरंत भेज देते और बोलते कि ये चाइना का एयर स्पेस है, आप ये रास्ता मतलब खाली करें, यहां से हटे। तो यही चीज वो परेशान कर रहा है फिलीपींस को बड़े सालों से। इसी चीज को लेके उसने जापान को भी तंग करके रखा है। तो चीन का मुद्दा ये है कि हर एक मुल्क के साथ कुछ ना कुछ आप अपना डिस्प्यूट बरकरार रखो, ताकि आप अपनी सुपीरियोरिटी प्रोजेक्ट कर रहे हो कि मेरे मेरे डिस्प्यूट और भी मुल्कों के साथ है, तो तुम्हारा डिस्प्यूट भी एक डिस्प्यूट बरकरार रहेगा और उसे काउंटर करने के लिए मैं तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैं अगर 4 डिस्प्यूट्स को एक ही टाइम पे एड्रेस कर सकता हूं, तो उनमें से तुम्हारा भी एक डिस्प्यूट है जिसे मैं एड्रेस कर रहा हूं और तुम्हें तंग करूंगा। तो ये चाइना है कि साइकोलॉजिकली एक सुपीरियर इमेज बना के रखनी है कि मैं एक टाइम पे 4 दुश्मनों को मतलब मैं अब्सॉल्व कर सकता हूं और झेल सकता हूं। तो ये किसी भी एक मुल्क के साथ चाइना ने बैठ के कोई समझौता किया हो या पीस ट्रीटी साइन की हो, तो इन सारी चीजों को मन में रखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि अभी फिलहाल ये वाला जो एरिया है मलाका स्ट्रेट और ये सबंग आइलैंड वगैरह के आसपास, यहाँ पे कोई अभी मूवमेंट चाइना कम करेगा या फिर तंग करना कम करेगा या पीछे हटेगा। तो उभरता हुआ मुल्क है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कैपेसिटी है नेवी की, 230 युद्धपोत ये एक साल में बनाने की क्षमता रखता है, मीडियम साइज। तो आप सोचिए कि जिस स्तर और स्पीड पे ये मतलब मैन्युफैक्चर कर सकता है नेवल बोट्स, तो यस इट इज अ वर्ल्ड पावर। अमेरिका को भी चैलेंज है और एशिया में भी काफी मुल्कों को इसके खिलाफ चैलेंज है। इसकी एक आर्ट ऑफ वॉर के माइंडसेट में एक चीज हमेशा रही है कि जब भी आपने कोई डिस्प्यूट करना है, उसे ओपन एंडेड, ताकि आपका महत्व बना रहे। जिस और इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट कंप्लीट हो गया, चाइना विल लूज इट्स रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस, और किसी ने उसे फिर भाव नहीं देना चाइना को कि भाई अब तो यहाँ पे लकीर खिंच चुकी है, अब हमने इनके साथ ट्रेड करे ना करे, वी आर नॉट बॉदर्ड। पर जब तक ये डिस्प्यूट बना रहेगा, इंडिया मनी मन में ये जानता है कि इनके साथ ट्रेड ट्रेड का आप बिजनेस बनाए रखें, क्योंकि बिजनेस आप ऐसे करें ताकि अगर कल चाइना को युद्ध पे जाना है, तो वो 10 बार सोचेगा कि उसका जो पैसा उसने लेना है वापस इंडिया से या बाकी वो उसका डूब ना जाए, उसकी इकोनॉमी पे ना डायरेक्ट इंपैक्ट आ जाए। तो ये डॉग डिप्लोमेसी, आप कुत्ते को तब तक पलोसते रहें जब तक आपके हाथ में एक भारी भरकम पत्थर ना आ जाए। तो चाइना यही करता है, डॉग डिप्लोमेसी। वो अच्छे रिश्ते बना के रखेगा, सब कुछ तय करके रखेगा, जब तक उसे लगता है कि उसका पलड़ा भारी है, फिर वो दोबारा कोई हरकत कर देगा। सर स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर दुनिया का अनुभव हुआ, यानी अगर एक स्टेट को रोक दिया जाए तो दुनिया भर की इकोनॉमी प्रभावित होती है, उसके बाद जो तमाम अदर इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, क्या वो भी वनरेबल हो गए हैं? दुनिया इन स्टेट्स को लेकर अब कैसे देख रही है? क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद तो यही लगता है कि एक कंट्री ने चाहा, उस स्टेट को रोका, वो पूरा बिजनेस दुनिया भर का प्रभावित हुआ, दुनिया भर की जो ट्रेड रूट है वो प्रभावित हुई। तो अब बहुत से और भी महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं जिनसे दुनिया भर का बिजनेस चलता है, जहां से शिप्स पास करती हैं। क्या अब दुनिया इन स्टेट को एक वनरेबल पॉइंट की तरफ से देख रही है? देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ये तय करेगा कि चाइना को या तो इस पे फायदा होगा या नुकसान। यदि ईरान यहाँ पे पैसे लेने लगा किसी भी शिप से जो इसे आवाजाही करेगी, तो चाइना भी तो यही चाहता है, टू कंट्रोल, टू डिनाई। और डिनाई कैसे करेंगे? पैसे लेके, कि आप या तो पैसे दो
तो वो वहां पे वो शिपिंग रूट बोलेंगे हम ये नहीं यूज करेंगे, हम क्यों पैसे दें यहाँ पे। तो ये अड़चने बनाने वाली बातें हैं। में अमेरिका ने भी यही बोला था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो पैसे चार्ज करेंगे, फीस। तो वो एक गलत उदाहरण है, और ये फिर चाइना के नरेटिव से हाँ में हाँ मिलाने वाला नरेटिव है। तो देखें, अगर तो ईरान ने पहली चीज तो ईरान तो खुद तरफदारी कर ही रहा था कि आप सब युआन में डील करेंगे, जब तेल की बात है ना, ऑयल की ट्रेड है, तो कहते युआन में एक्सचेंज होगा। ऊपर से उसने चाइना की बोट्स को फ्री पास दिया हुआ है कि आप जब मर्जी आओ जाओ। तो ये जो सिलेक्टिव प्रेफरेंसेस, चार्जिंग ऑफ फीस, और वेस्टर्न कंट्रीज को इसका ऑपोजिट करना कि फीस भी चार्ज करनी या फिर रास्ता भी डिनाई कर देना, हरासमेंट करना, आपने डिसरप्ट कर देना इनका सप्लाई चेन। तो इसको स्मूथली चलने के लिए अमेरिका को पीछे कदम हटाना ही पड़ेगा। और ईरान ने भी दावा किया कि अब वो ना फीस चार्ज करेगा और यहां से आवाजाही फ्री है। तो लोगों का ईरान के प्रति ज्यादा वो हो चुका है सॉफ्ट कॉर्नर, कि इनका इलाका इनके मुल्क के तट पे लगा हुआ है, और इन्होंने खुद घोषणा की है कि सारे फ्रेंडली नेशंस को आने जाने में ये तंग नहीं करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग ऑयल ईरान से ही ले रहे हैं। तो ईरान अपनी ट्रेड को भी नहीं बर्बाद होने देगा, वो अपने रिश्ते भी खराब नहीं करेगा। तो बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिसमें वो प्रोटेक्ट करेगा अपना इंटरेस्ट, और उस मुकाम पे या उस तरफ नहीं जाएगा जहां पे चाइना जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।